टॉपिक हमारे पास है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बैलेंस शीट। अब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट का मतलब क्या है? ठीक है, आपके पास कॉमन लैंग्वेज में अगर बात करें बैलेंस शीट क्या रहती है? बैलेंस शीट मतलब आप जो है हर मंथ के बाद जो है एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि कितना खर्चा हुआ हमारा। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, कितना खर्चा हुआ, कितना हमको फायदा हुआ, कहाँ से कितना फायदा हुआ, लास्ट में उसका क्या मानते हैं, टोटल मानते हैं। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन में हमें जो है क्या इस्तेमाल करें, कौन कौन से प्रोसेसेस करें, कौन से प्रोसेस में कितना खर्चा हुआ और कौन से प्रोसेस से कितना फायदा हुआ, कहाँ से कितना फायदा हुआ, ये हम सबको मालूम। फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बनना, एटीपी तो बहुत सारे तरीके से बन रहा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रहा और साथ ही साथ क्या हो रहा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो हमारे पास ये भी सवाल है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से कितना फायदा हुआ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से कितना फायदा हुआ। तो आंसर क्या है इसका? रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो है आपके पास एक थ्योरेटिकल क्या है, एक्सरसाइज है। थ्योरेटिकल क्या है, ये एक्सरसाइज है। यहाँ पे हम सिर्फ मानते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा और हमारे पास इतना फायदा होगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है ये, क्या आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू। तो दो तरह की वैल्यूज रहती है, एक थ्योरी रहती है और एक क्या रहती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहती है। तो याद रखना यहाँ पे जो हम रिजल्ट निकालने वाले ये सब क्या है, थ्योरी बेस्ड है। ये सब क्या है, थ्योरी बेस्ड है। एक्सपेरिमेंटली अभी भी ये आपके पास प्रूव है नहीं है, क्योंकि ये प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। अब कभी भी आप कोई थ्योरी निकालते हैं आप, तो थ्योरी के अंदर आपको एजम्पशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको? एजम्पशन। ये एजम्पशन सही रही है तभी जाके आप थ्योरी बोल पाएंगे। बराबर है, जैसे आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप ये एज्यूम करते हैं कि फ्रिक्शन जीरो है, ये एज्यूम करते हैं कि बॉल ड्रॉप हो रहा तो एयर एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, जीरो है, जो एयर ड्रैग बोलते हैं। कभी भी आप लोग उसको कंसिडर नहीं करते। इसी तरह अगर आपको बैलेंस शीट निकालना है तो ये क्या आपके पास सर्टेन एजम्पशन करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। ये क्या रहने वाला आपके पास, बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। अगर ये आप एजम्पशन कंसिडर करेंगे तभी जाके आप जो है बैलेंस शीट निकाल सकते हैं। सबसे पहले एजम्पशन क्या है? सबसे पहला एजम्पशन है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। क्या हमारे पास? सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आपके पास रिएक्शन की सीक्वेंस रहेंगे। सबसे पहले जो रिएक्शन है उसका नाम क्या है, बोलो क्या नाम है उसका? ग्लाइकोलिसिस है। दूसरी जो आपके पास रिएक्शन हुई उसका नाम क्या है? लिंक रिएक्शन। क्या नाम है उसका? लिंक रिएक्शन। उसके बाद जो रिएक्शन हुई उसका नाम क्या है? क्रेब साइकिल। उसके बाद जो रिएक्शन हुई उसका नाम क्या है? एटीएस। तो आपके पास जो है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट ये कह रहा है कि अगर हमको यहाँ पे बैलेंस शीट निकालना है तो ये कंसिडर करना पड़ेगा, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सारे रिएक्शन एक साथ होती है। जब ग्लाइकोलिसिस हो रही तभी लिंक रिएक्शन हो रही, जब क्रेब साइकिल हो रही तभी आपके पास क्या है, एटीएस। सारे रिएक्शन क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। लेकिन आपके पास बैलेंस शीट में आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ये सारे रिएक्शन कैसे हो रहे हैं आपके पास, सीक्वेंस में हो रहे हैं। पहले कौन हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब साइकिल, उसके बाद कौन होने वाला है, एटीएस। पहला अजम्पशन। ठीक है। सेकंड अजम्पशन ये कह रहा है कि आपके पास इन रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रिएक्शन में इस्तेमाल होगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म is used only in respiratory reaction, only in respiratory reaction। इसका मतलब ये कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है, पायरुवेट। पायरुवेट का इस्तेमाल कहाँ होगा, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है आपके पास, एसिटाइल कोई। एसिटाइल कोई का इस्तेमाल कहाँ होगा, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में क्या बनते हैं, NADHO FADHO, उनका इस्तेमाल कहाँ होगा, एटीएस में। ये कह रहा है आपके पास जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है, रेस्पिरेटरी रिएक्शन में होने वाला है। लेकिन आपके पास सेल में इस तरह नहीं होता। आपके पास सेल कैसा रहता है, वर्सेटाइल रहता। जहाँ जो चीज की जरूरत है उसको वहाँ इस्तेमाल करता। यहाँ पे दो पायरुवेट बने, एक पायरुवेट को यहाँ भेज दिया, दूसरे पायरुवेट की कहीं और जरूरत थी उसको कहीं और भेज दिया सेल में। तो सेल आपके पास वर्सेटाइल तरीके से काम करता। इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और कहीं भी इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता। कहीं कुछ और कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड को हम इस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके पास जो टॉपिक रहने वाला है इसके बाद रहने वाला है, जिसका नाम क्या है, एंफिबोलिक पाथवे। उस टॉपिक में हम पढ़ने वाले कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ रेस्पिरेटरी पाथवे में हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको बैलेंस शीट निकालना है तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, रेस्पिरेटरी रिएक्शन में ही हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। थर्ड हमारे पास अजम्पशन ये है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। थर्ड अजम्पशन क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हम सबको मालूम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब क्या रहता, ऐसा कंपाउंड जिसका इस्तेमाल करके आप एनर्जी बना रहे उसको आप क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हमने ये कहा कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो बहुत तरह के रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में तरह तरह के कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी बनाने के लिए, तो प्रोटीन भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। फैट भी होता है। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंसिडर करना पड़ेगा, और वो कौन सा रहने वाला आपके पास, ग्लूकोज।
अगर आपने ग्लूकोज से शुरुआत करें ग्लाइकोलिसिस से, तभी जाके आप क्या बना पाएंगे, बैलेंस शीट बना पाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज, इट इज अ थियोरेटिकल एक्सरसाइज। सेकंड, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। फर्स्ट अजम्पशन ये है कि आपके पास सारे रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, सीक्वेंस में। सेकंड अजम्पशन ये है कि आपके पास इन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका इस्तेमाल आगे वाले रिएक्शन में हो रहा है, कहीं और इस्तेमाल नहीं हो रहा। थर्ड अजम्पशन ये है कि आप रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सिर्बोट्रिप, जो हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन का नाम। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिएक्शन का नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम एटीपी फॉर्म, एटीपी फॉर्म, एटीपी फॉर्म थ्रू। ठीक है, रिएक्शन का नाम लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ टर्न्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स। रिएक्शन कितनी बार हुई उसको आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम एटीपी फॉर्म, एटीपी फॉर्म थ्रू, एटीपी फॉर्म थ्रू एसएलपी। एसएलपी क्या है बोलो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट एटीपी। डायरेक्टली कितने एटीपी मिले हमारे को, ये कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एटीपी फॉर्म, एटीपी फॉर्म्ड, एटीपी फॉर्म्ड थ्रू, एटीपी फॉर्म थ्रू, एटीपी फॉर्म थ्रू ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव क्या रहेगा, फॉस्फो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, एटीएस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप, एटीएस। इसको कभी कभार एग्जाम में क्या कहता है, इनडायरेक्ट एटीपी। क्या कहता है, इनडायरेक्ट एटीपी। कभी एग्जामिनर ने आपके पास ये वर्ड यूज करा, मतलब वो क्या पूछ रहा है आपको, एटीएस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एटीपी कंज्यूम, कि हमने कितने एटीपी इस्तेमाल करें, कंज्यूम। ठीक है, उसके बाद रहेंगे आपके पास नेट गेन। क्या रहेंगे आपके पास, नेट गेन मिल रहा है। समझिए इतना आप लोग। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करें, तो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है बोलो, ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्लाइकोलिसिस नाम। ग्लाइकोलिसिस कितनी बार होंगी, ग्लाइकोलिसिस सिर्फ एक बार होंगी। ये अलग बात है कि उसका जो हाफ वाला पार्ट है कितनी बार होगा, 2 बार। एक पीजीएल करेंगे, फिर डीएचए पे कन्वर्ट होगा पीजीएल में, और वो हाफ वाला पार्ट होगा। ग्लाइकोलिसिस के अंदर टोटल कितने एटीपी बने थे, डायरेक्टली 4 एटीपी बने थे। ठीक है, टोटल कितने बने थे, 4 एटीपी बने थे। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर इनडायरेक्टली कितने एटीपी बने, तो आपके पास NADH2 कितने बने यहाँ पे, 2 NADH2 बने थे। 2 क्या बने थे, NADH2। एक NADH2 से कितने एटीपी मिलेंगे, 3। तो 2 से कितने मिलेंगे आपको, 6। तो यहाँ पे टोटल कितने एटीपी हो गए, 6 एटीपी हमारे पास, बराबर है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने कितने एटीपी कंज्यूम करे थे, 2 एटीपी कंज्यूम करे थे, बराबर है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, टोटल हमारे पास कितना हो गया, टोटल 4 + 6 कितना हो गया, 10। और 10 में से 2 निकाले आपने, कितना बचा, 8। तो नेट गेन कितना हो गया, 8 हो गया। समझिए, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, लिंक रिएक्शन। क्या नाम है इसका, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन आपके पास एक पाइरुवेट से एक लिंक रिएक्शन होंगी, और ग्लाइकोलिसिस में कितने पाइरुवेट बने थे, 2। 2 पाइरुवेट से लिंक रिएक्शन कितनी बार होंगी, 2 बार। क्या लिंक रिएक्शन में कोई डायरेक्टली एटीपी बना था, नहीं बना था। लेकिन लिंक रिएक्शन में, एक लिंक रिएक्शन में आपके पास एक NADH2 बना था, और 2 लिंक रिएक्शन में आपके पास कितने बनेंगे, 2 NADH2 बनेंगे। एक NADH2 से 3 एटीपी मिलेंगे, तो 2 से कितने मिलेंगे आपके पास, 6 एटीपी मिलेंगे, बराबर। यहाँ पे कितने एटीपी हो गए, 6 एटीपी हो गए। और यहाँ पे हमने कोई इस्तेमाल करे थे यहाँ पे, नहीं। तो टोटल यहाँ पे गेन कितना हो गया हमारे पास, 6 का गेन हो गया, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है बोलो, थर्ड कौन सा हमारे पास, क्रेब्स साइकिल। थर्ड हमारे पास है क्रेब्स साइकिल। एक एसिटाइल कोए से एक बार क्रेब्स साइकिल होंगी, 2 एसिटाइल कोए से क्रेब्स साइकिल कितनी बार होंगी, 2 बार होंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2 बार। क्या क्रेब्स साइकिल में SLP के थ्रू एटीपी बना था, बिल्कुल बना था। क्या बना था, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट, एक जीटीपी बना था, और जीटीपी इज इक्वल टू एटीपी। तो एक क्रेब्स साइकिल में एक एटीपी बना, तो 2 क्रेब्स साइकिल में कितने बने, 2 एटीपी बने। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 एटीपी। अब बात करें हम यहाँ पे, एक क्रेब साइकिल में 3 NADH2 बने थे, लेकिन क्रेब साइकिल कितनी बार हुई थी, 2 बार हुई थी। एक क्रेब साइकिल में आपके पास एक FADH2 बना था, लेकिन क्रेब साइकिल कितनी बार हुई थी, 2 बार हुई थी। ये आपके पास कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, कितना हो जाएगा, 6 × 18 एटीपी हो गया। ये आपके पास कितना हो गया, 2। तो आपके पास 2 × 2 कितना हो गया, 4 एटीपी हो गया। कितना हो गया, 4 एटीपी। क्या यहाँ पे हमने कुछ कंज्यूम करे थे, नहीं। अब बताओ आप लोग, नेट गेन कितना हो गया यहाँ पे, 24 एटीपी। कितना हो गया, 24 एटीपी। नेट गेन कितना हो गया हमारे पास, 24 क्या हो गया यहाँ पे, एटीपी। ये हमारे पास क्या हो गया, नेट गेन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल। ठीक है, सबसे पहले आप बताओ टोटल एटीपी कितने बने, 24 + 6 30, 30 + 8 कितना हो जाएगा, 38 एटीपी।
कितने एटी बने? 38 एटी। अब एग्जाम में आप लोगों को ये पूछेगा, ये 38 एटीपी में, या ऐसा पूछेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एसएलपी के थ्रू टोटल कितने एटीपी बनते? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एटीपी, टोटल एटीपी थ्रू, टोटल एटीपी थ्रू एसएलपी। डायरेक्ट एसएलपी से कितने बने यहाँ पे? 2 + 4 कितना हो गया? 6 एटीपी हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल एटीपी, टोटल एटीपी किसके थ्रू? थ्रू ईटीएस, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कितना हो गया आपके पास? 18 + 4 22, और 22 + 6 कितना हो गया? 28, और 28 + 6 कितना हो गया? बोलो कितना हो गया? 24 पक्का? तो 18 प्लस ये तो 22 हो गया यहाँ पे, 34। अच्छा 34 कितना हो गया? 34। देखो 34 एटीपी ईटीएस के मिले। ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास क्या हो गया? पूरा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट होगी, जो बेस्ड है किसके ऊपर? सर्टेन अजम्पशन के ऊपर। इससे मतलब हमेशा 38 एटीपी मिले जरूरी है? लेकिन अंदाजा मार रहे हम 38 मिलना, लेकिन 38 कभी मिलते नहीं। ठीक है, तो इतना आप। नेक्स्ट हमारे पास देखो टॉपिक एम्फिबोलिक पाथवे। क्या ये? एम्फिबोलिक पाथवे। अगर आप लोगों को याद होगा, हमने कहा था आप लोगों को कि जो रेस्पिरेशन है इसमें चीज़ों का ब्रेकडाउन तो होता है, लेकिन साथ ही साथ चीज़ों का यहाँ पे फॉर्मेशन भी होता है। इसलिए हमने कहा था रेस्पिरेशन कौन सा पाथवे? एम्फिबोलिक पाथवे। अगर यहाँ पे हमें कहा कि रेस्पिरेशन के अंदर मेनली कौन से सबस्ट्रेट इस्तेमाल होते हैं, तो एक रहेगा आपके पास फैट। एक क्या रहता है आपके पास? फैट रहता। दूसरा क्या रहता है आपके पास? कार्बोहाइड्रेट रहता। क्या रहता? कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद क्या रहता है आपके पास? प्रोटीन। क्या रहता है आपके पास? प्रोटीन। ठीक है, अगर फैट का हमें ब्रेकडाउन करें तो फैट के ब्रेकडाउन से क्या मिलेगा? फैट के ब्रेकडाउन से क्या मिलेगा? फैटी एसिड। क्या मिलेगा? फैटी एसिड। प्लस क्या मिलता है यहाँ पे? ग्लिसरॉल। क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये दो कंपोनेंट मिलेंगे किसके ब्रेकडाउन से? फैट के ब्रेकडाउन से। प्रोटीन का ब्रेकडाउन करें तो सबको मालूम रहता है क्या मिलता? अमाइनो एसिड मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? अमाइनो एसिड। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे फेमस कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम क्या है? ग्लूकोज। तो मान लीजिए यहाँ से हमने क्या लिए? ग्लूकोज। क्या लिया इसको? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को क्या करो आप? ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस से लेके क्रेब साइकिल सारे प्रोसेस के थ्रू डालो। तो सबसे पहले जो है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा आपके पास? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, बराबर है। फिर जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में होगा, बराबर है। फिर ये किस में कन्वर्ट होगा आपके पास? फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज बोलो क्या होगा? 1,6 बेस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, 1,6 बेस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद फ्रुक्टोज आपके पास टूटेगा, और टूट के जो है दो कंपाउंड बनेंगे। एक कंपाउंड जो है आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा, और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा। दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे यहाँ पे? आइसोमर रहेंगे। फिर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मान लीजिए आपके पास किस में कन्वर्ट होगा? आपके पास अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट होगा। किसमें होगा? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बीस पीजिए, ठीक है, 3 पीजिए। इस तरह लास्ट में कहाँ पे कन्वर्ट होगा आपके पास? पायरुवेट। ठीक है, फिर पायरुवेट जो है आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन में कन्वर्ट होगा नेक्स्ट कंपाउंड में, जो कौन सा है? एसिटाइल कोए। कहाँ पे कन्वर्ट होगा? एसिटाइल। फिर एसिडाइल कोए जो है आपके पास एक साइकिल में एंटर होगा, जिसका नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है इसका? क्रेब्स साइकिल। तो ये आपके पास एक साइकिल है, इस साइकिल का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। इसमें कौन एंटर हो गया? एसिटाइल कोए। क्रेब्स साइकिल में याद रखना आपने क्या बाहर निकलता? CO2 बाहर निकलता, और साथ साथ ये भी बाहर रखना कि इसमें थोड़ा क्या निकलता? वाटर भी जो है बाहर निकलता। ठीक है, इतना पॉइंट याद हो गया। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, इतनी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट बने। जब हमने रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाया, हमने कहा ये सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है? यहाँ पे होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ ये कहा हमने ऐसा नहीं होता, कभी कभार हमारी जो है बॉडी के अंदर इसमें से किसी की जरूरत है तो हमारी बॉडी क्या करेंगे? इसमें से इस्तेमाल करेंगे। सेल इसमें से क्या करेंगे? कुछ का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये कंपाउंड है, इससे हम क्या कर सकते हैं? ग्लिसरॉल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इससे ग्लिसरॉल बना सकते हैं। जब कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको आप? एनाबॉलिज्म। और जब आपके पास DHP कम हो गया तो आप जो है ग्लिसरॉल से जो है क्या कर सकते हैं? ग्लिसरॉल से DHP बना सकते हैं। इसको आप तोड़ के बनेंगे तो इसको आप क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। क्या कहेंगे इसको आप? कैटाबॉलिज्म। तो जब आपको DHP की जरूरत थी आपने ले ली, जब आपके पास ग्लिसरॉल है तो उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिए? DHP में। इस तरह आपके पास ये है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? एसिटाइल कोए। तो आप क्या कर सकते हैं? एसिटाइल कोए को जो है, आप एसिटाइल कोए को जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? फैटी एसिड में। जब ये करेंगे आप तो ये क्या होगा आपके पास? एनाबॉलिज्म। क्या होगा? एनाबॉलिज्म। और जब आपके पास फैटी एसिड है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर?
बोलो किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसको? एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? आप कैटाबोलिज्म कहेंगे। बराबर। इसी तरह जो है आपके पास आप अमाइनो एसिड का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल में से कोई कंपाउंड आप ले जाके उससे जो है आप क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? बोलो, अमाइनो एसिड बना सकते हैं। फिर से तो जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, तो इसको आप क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म कहेंगे। और जब आप यहाँ पे रिएक्शन में से कुछ लेके जाके बनाएंगे तो उसको आप क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है। सेम आप क्या कर सकते हैं? एसिटाइल कोइक से भी क्या कर सकते हैं? अमाइनो एसिड बना सकते हैं। अमाइनो एसिड से क्या बना सकते हैं? एसिटाइल कोइक। सेम जो है आप किसके लिए कर सकते हैं? पायरुवेट से लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट्स आपके पास कहाँ बन रहे हैं रिएक्शन के अंदर, उनका इस्तेमाल कहीं और कहीं कुछ और प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनका रिएक्शन कहाँ हो रहा, तो उनका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है आपके पास? इस रिएक्शन में। तो दिस इज एंफिबोलिक पाथवे। एंफिबोलिक पाथवे ये कहता है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका इस्तेमाल कहीं और हो सकता है, तो कहीं और कुछ और प्रोडक्ट बने उनका इस्तेमाल हम कोई रेस्पिरेटरी पाथवे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास? एंफिबोलिक पाथवे। लिख लो इसको। उसका नाम है आरक्यू। आईक्यू मालूम आपको? आईक्यू क्या रहता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इस तरह आपके पास क्या रहेगा? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। क्या नाम रहेगा? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है नाम रहेगा। इसका नाम क्या है? आरक्यू। आरक्यू क्या है? आरक्यू एक रेशियो है। आरक्यू क्या है? रेशियो। ये रेशियो आपके पास बताता है कि आपने कितने O2 इस्तेमाल करे और कितने O2 इस्तेमाल करने से कितने CO2 निकले। ठीक है। तो आपके पास क्या है? आरक्यू क्या है आपके पास? रेशियो। ठीक है। रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ CO2 कंज्यूम, अमाउंट ऑफ CO2 कंज्यूम टू द amount of O2 consumed to the amount of CO2 evolved। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे? आरक्यू कहेंगे। ठीक है। अब आरक्यू जो है आपके पास क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितने CO2 निकले जब आपने क्या करे? वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, वॉल्यूम ऑफ O2 क्या होगा आपके पास? कंज्यूम्ड होगा। ये आपके पास आरक्यू। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें आपने इस्तेमाल करे C6H12O6। क्या ये आपके पास ग्लूकोज है? यहाँ पे आपने क्या इस्तेमाल करे? सिक्स सिक्स आपने क्या इस्तेमाल करे? यहाँ पे ऑक्सीजन। जब 6 ऑक्सीजन आपने इस्तेमाल करे तो यहाँ पे क्या निकले? 6 CO2 निकले, और साथ ही साथ यहाँ पे 6 क्या निकले? H2। आपको पूछेगा इस रिएक्शन का आरक्यू क्या है, तो हम कहेंगे आरक्यू जो है आपके पास क्या होता? आरक्यू क्या होता आपके पास? अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व। कितने CO2 इवॉल्व यहाँ पे? 6 CO2 क्या हुआ? इवॉल्व। और यहाँ पे कितने कितने ऑक्सीजन लगे आपको? 6 ऑक्सीजन लगे। तो यहाँ पे आरक्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो आपके पास आरक्यू ग्लूकोज का कितना हो गया? 1 हो गया। ग्लूकोज होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू क्या है? 1 है। अब आप सबको ये याद रखना है कि जो आरक्यू रहता वो कार्बोहाइड्रेट का कितना रहेगा? कार्बोहाइड्रेट का कितना रहेगा? 1 रहेगा। कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना रहेगा? 1 रहेगा। और प्रोटीन का आरक्यू कितना रहेगा? प्रोटीन का आरक्यू कितना रहेगा? 0.9। और जो फैट है इसका आरक्यू कितना रहता? 0.7। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना आरक्यू होगा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन में आरक्यू कितना होगा? आप लोग बताओ, सोचो तो। एन एरोबिक रेस्पिरेशन ये फॉर्मूला है आपके पास। अरे सोचो जरा, ये सामने लिखे हुआ है आपके पास। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ऑक्सीजन इस्तेमाल होते हैं? 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड।